नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर हलचल है, घरों के भीतर सन्नाटा और बच्चों के मन में उम्मीद और दबाव का मिला जुला माहौल। ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में कई छात्र तनाव में हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बोर्ड परीक्षा में ज्यादा मार्क्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। आखिर वो कौन सा स्मार्ट तरीका है, कौन सी ट्रिक है जिससे एग्जाम के वक्त छात्रों का तनाव कम हो सकता है। यह सवाल लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है। यह मत सोचिए कि आप बिना मेहनत किए सफल हो जाएंगे, बस स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। लेकिन क्या है यह स्मार्ट तरीका? आज की चर्चा इन्हीं बड़े सवालों पर करेंगे। आखिर एग्जाम से पहले कैसे तनाव को दूर करें, आखिर बच्चे कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ये कौन से तरीके हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। और अगर आपके मन में इसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। एक बार फिर इसे नोट कर लीजिए, 8178999182। आप सीधा इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप एग्जाम से जुड़ा कोई भी जो सवाल है आपके मन में कि कैसे तैयारी करें, कैसे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है, किसी तरह का तनाव है, तो कैसे आप उससे दूर हो सकते हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या राय जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितेंद्र शाक्य जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माइंड एक्सपर्ट अर्चना शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट सिमरन मनोज वर्मा जी को भी मैं देख रहा हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इससे पहले छात्रों के कॉल आने शुरू हों, बच्चों की हम बात सुने, मैं सबसे पहले एक जरा सवाल अपना पूछ लेता हूं। माइंड एक्सपर्ट अर्चना शर्मा जी हमारे साथ है। अर्चना जी, ये मन बड़ा चंचल है, इसे जिस तरफ लगाइए उस तरफ लग जाता है। दिक्कत यह है कि जहां लगाना चाहें वहां लगता नहीं है। पढ़ाई में सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर आखिरी में तनाव हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाता और तब लगता है कि बस किताब को पानी में घोल लो और पी जाओ। जी आसिफ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम लोग बहुत पहले से सोचते हैं कि इस बार तैयारी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे बर्डन सर पे आता है तब फिर हम भागते हैं कि अब क्या करें, अब क्या हम शॉर्टेस्ट तरीका अपनाएं, अब क्या हम स्मार्टेस्ट तरीका अपनाएं कि इतने कम टाइम में हम कुछ अच्छा कर पाए। तो एक्चुअली ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर होता है ना, ये कई ज्यादातर लोग मिस आउट कर जाते हैं कि समय रहते अगर हम कुछ स्टेप्स ले लें, कुछ काम कर लें, कुछ प्रैक्टिसेस कर लें, तो हम इस तनाव से लास्ट मोमेंट पे बच सकते हैं। आप माइंड रीड कर सकते हैं मैम? आसिफ जी, मैं एज सच तो नहीं करती हूँ, माइंड रीड कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जब सेशंस होते हैं ना, जब मेरे सामने स्टूडेंट बैठा होता है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तब जरूर मैं उसका माइंड रीड कर लेती हूँ। जब मैं चाहती हूँ तब मैं कर सकती हूँ, जब तो जरूरत अब होती जब आप बोर्ड की परीक्षाएं दे रही थी मैम और जिस सवाल का जवाब नहीं आता था, क्या आप बगल के बच्चे को देख के आंसर पता कर लेते थे या टीचर को देख के? आसिफ जी, उस टाइम पर तो मुझे माइंड रीडिंग नहीं आती थी। हाँ। काश मुझे आती होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चीटिंग हो हाँ, जाती ये मैम फिर जरूर तो। होता है कि फिर तो चीटिंग हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपके पास लौटता जी हूं। जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितेंद्र शाक्य सर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में, हमारे दोनों सीनियर पैनलिस्ट। जितेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे ये, एक अरसा बीत गया आपको बच्चों को परीक्षाएं दिलाते हुए, उनकी कॉपियां जांचते हुए। जब टीचर कॉपियां जांचते हैं तो वो क्या चीजें देखते हैं? आप लोग किस आधार पर नंबर देते हैं? और दूसरी बात, आपको कब अच्छा लगता है, किस तरह की कॉपी जांचते हुए अच्छा लगता है कि किस बच्चे ने कैसा लिखा है तो उसको नंबर देने का मन करता है? देखिए, उसमें दो तरह का काम हम देखते हैं। तो बच्चे का पहले तो कि किस तरह का उसने प्रश्न हल किया है, और बच्चे की सबसे बड़ी बात यह है कि साफ व्यवस्थित तरीके से अपने प्रश्न को हल करना और राइटिंग। और बच्चे ने अगर उसमें जैसे मान लीजिए हमने कहा है किसी भी प्रश्न को, जैसे हिंदी है, खासकर साहित्य है जो हमारा, कि 50 शब्दों में उत्तर देना है या 100 शब्दों में उत्तर देना है, तो हम उस आधार पर बच्चे की मार्किंग करते हैं और सुव्यवस्थित उसकी लेखनी के आधार पर भी मार्क्स देते हैं।
इस तरह से हम बच्चों को परीक्षा का मूल्यांकन करते हैं। सर, मेरे जमाने में एक भ्रम था हम बच्चों में, पता नहीं आज के जमाने में बच्चे स्मार्ट है, हमारे यहाँ भ्रम यह था कि कुछ छोड़कर मत आना, चाहे 2 अक्षर आंसर की लिख के उसके बाद कोई मधुबाला का गाना लिख देना, बस टीचर को दिखना चाहिए कि कुछ लिखा हुआ है। तो ये ट्रिक चलती है क्या, आज भी चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि टीचर को दिखना चाहिए लिखा है। भाई ऐसे तो हमने देखा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कॉपी तो पूरी भर दी है, लेकिन जो प्रश्न का हम जवाब मांग रहे हैं वो प्रश्न की बात नहीं कही गई है, तो उस पे कैसे हम मार्किंग करेंगे? उस पे प्रश्न सवाल उठता ही नहीं है कि हम उस पे मार्किंग करेंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और ऐसे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य यही है, और अगर ऐसे चीटिंग से बच्चे पास होंगे तो आगे जाके वो क्या करेंगे? अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ना है। डॉक्टर सौम्या राय जी हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट है। सौम्या मैम, क्लास में बैठना, क्लास टेस्ट देना, एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बोर्ड का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं कितना बड़ा हुआ आने वाला है। मेरे साथ भी ये हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा। आप बाद में बने साइकोलॉजिस्ट, में भी एंकर बाद में बना, उस टाइम तो सब हम एक बराबर ही थे। तो ये शब्द ही ऐसा है कि जिसमें बच्चा घबरा जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? खुद बच्चे को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आपने ये बहुत जरूरी सवाल पूछा है, और इसमें पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का जैसा एटीट्यूड होगा बच्चा उससे रीड करता है जी। वो देख रहे हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर होता है, और जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, तो वो प्रेशर बढ़ता ही है। इसमें पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो ये है कि उनका सपोर्ट करें। सपोर्ट अपने तरीके से पेरेंट्स को लगता है कि बोलना हो सकता है एक तरीके का सपोर्ट हो, पर उसके अलावा बच्चों को रीअश्योरेंस देना, उन्हें जो जरूरत उन्हें लग रही है, आजकल बच्चे काफी वोकल हैं अपनी परेशानियों को लेके। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो माँ बाप कर सकते हैं इस मामले में, कि वो अपने बच्चे के मन टटोले कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, वो उनके बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर ये परीक्षा उसमें उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसका कुछ बहुत अजीब आउटकम होगा। ऐसी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए पेरेंट्स को, ताकि बच्चे का मन खुले, तो उसे ऐसा लगे कि एग्जाम देना इस दुनिया का अंत नहीं है, ये एक तरीका है अपने चीजें हासिल करने का। मैं इस पे डॉक्टर सौम्या आता हूं आपके पास, और एक बार फिर बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके मन में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई भी सवाल है, आप तनाव से जूझ रहे हैं, आप परीक्षा का बैठने से पहले स्मार्ट तरीका जानना चाहते हैं, तो आप हमसे फोन कर सकते हैं। हमें फोन नंबर है 8178999182। इस नंबर पर आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए, और हमारा एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ बैठा हुआ है आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। एक और साइकोलॉजिस्ट सिमरन मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं। सिमरन जी, इस वक्त बच्चों को लगता है जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना सोएं कितना पढ़ें, किस वक्त ना पढ़ें, ये आपको लगता है ये ज्यादा सोचना है, ओवर थिंकिंग है, या बड़ा नॉर्मल सा है ये जो टेंशन हो जाती है इस वक्त? जी, सवाल तो बहुत अच्छा है। बच्चों को ये मतलब 50-50 चलता है। कुछ लोगों को रहता है, कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमें एक सेट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, खाना चाहिए, और कुछ लोग का रहता है कि हमें उनका काम रहता है कि मेरा सिलेबस कंफर्म पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करना ये है कि एक टाइम टेबल रहे, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा सोचे ना। आपने जो अपने लिए खुद के लिए टू डू लिस्ट बनाई है उसको कंप्लीट करने पे ध्यान दें, और लर्निंग पे ध्यान दें। कई बार ये होता है कि हम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम वापस स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो हमें सीखने पे ध्यान देना है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना परफॉर्मेंस के बारे में। और नींद तो हमेशा 6 से 7 घंटे होनी ही चाहिए। आपका पढ़ाई, सबका अपना पढ़ाई का एक स्टाइल होता है, किसी को दिन में अच्छे से पढ़ाई होती है, किसी को रात में होती है। तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और खाना पीना तो पौष्टिक होना चाहिए, हरी सब्जियां खाएं, ज्यादा जंक फूड ना खाएं। तो ये सब बच्चे कर सकते हैं बेसिक्स के तौर पे। पता लगा दिन में आप पढ़ने बैठे हैं और बगल में सीता मौसी की लड़की की शादी है, वहां ढोल बज रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कुछ बच्चे रात में कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि उनको रात में पढ़ने का मौका मिले। एक सवाल आपसे सिमरन जी, जो टाइम टेबल पूरा साल बच्चों ने अपने लिए तय किया है, वही बोर्ड में भी उसको मेंटेन करना चाहिए, या बोर्ड का एक अलग टाइम टेबल होना चाहिए?
अगर बच्चा एक टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, पूरे साल कर रहा है, मतलब उसमें डिसिप्लिन है, और तो वो डिसिप्लिन को अपने साथ आगे लेके चल सकता है। पर कुछ लोग का ऐसा होता है कि कोई सेट टाइम टेबल नहीं होता, वो बोर्ड्स के समय अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो उस समय वो बच्चे वैसे काम कर सकते हैं। पर अगर पहले से ही कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, वो अच्छा है, क्योंकि माइंड को, बॉडी को आदत है उस चीज की, तो वो परफॉर्म बेटर कर सकते हैं और कुछ अलग से एडिशनल स्ट्रेस नहीं आता है। डॉक्टर सौम्या मैम, ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी विद्या माता और अपनी किताब, अपना संकल्प सब पूरा बनाते हैं 12वीं में या 10वीं में आते ही, और फिर हमें वो असली जो संकल्प है वो हमें बोर्ड से ऐन पहले याद आता है कि ओ शिट, पढ़ना भी तो है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत प्लान करते हैं और हम अपने टाइम टेबल बनाते हैं, पर फिर हमें लास्ट मोमेंट पे याद आता है कि अरे हमें ये पढ़ाई शुरू करनी थी और हमने अभी तक नहीं की। अब इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। सबसे ज्यादा ये होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि मे बी इस वजह से है कि बच्चा लेजी हो गया है, पर ऐसा बहुत कम होता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब बच्चे के दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर वो एक टाइम टेबल बना रहे हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे ये काफी होता है कि बच्चे 5 बजे उठने का टाइम टेबल बनाते हैं, और जिस दिन वो 8 बजे उठे उन्हें लगता है अब उनका टाइम टेबल तो खराब हो गया, वो अब ये चीज नहीं करेंगे, अगले दिन से फिर से करेंगे। तो क्या रहा है कि अपने लिए बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। तो होना ये चाहिए कि टाइम टेबल्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर आप देर से शुरू कर रहे हैं तो भी आप थोड़ी पढ़ाई कर पाए। जरूरी नहीं है कि आप 5 बजे उठ रहे हैं तभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो परफेक्शन के टुवर्ड्स बच्चे गोल करने लगते हैं तब वो अपना प्लान कभी भी नहीं कर पाते। हमेशा कंसिस्टेंसी के टुवर्ड्स जाना चाहिए, और इस वजह से काफी बच्चे लास्ट मोमेंट पे उनको ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो टाइम टेबल बनाया था पर मैं फॉलो नहीं कर पाया। एक ये चीज है कि तिनके तिनके से ही सागर बनता है, तो रोज थोड़ा थोड़ा भी करें तो ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। बूंद बूंद से सागर भरता है। आप बूंद बूंद रोज कोशिश करिए, सागर भर जाएगा। और फिर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो, उनके लिए है शायद ये कहावत जो मैम कह रही थी कि तिनके को डूबते को तिनके का सहारा, कि आखिरी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर तिनका ही साबित होगा। आपको चाहिए पूरी बोट, और बोट तभी बनेगी जब थोड़ा थोड़ा आप काम करेंगे। जितेंद्र सर, मैं आपको कम नहीं आंक रहा, लेकिन आपके जमाने में सर शायद उतना कंपटीशन नहीं रहा होगा। हमारी जब पीढ़ी आई तो हमारी कट ऑफ और ज्यादा हार्ड हो गई। आज के जो बच्चे हैं वो और परेशान हैं, उनकी कट ऑफ 100% जा रही है अगर उनको किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। आपको लगता है इस तनाव ने भी बच्चों को परेशान करके रख दिया है? वो सोचते हैं कि 92% भी आ गए तो भी कोई भला नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हम जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उसकी तो कट ऑफ ही जाती है 95%। जी, आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं पड़ी मुझे। अच्छा जितेंद्र सर, मैं ये कह रहा था कि आपके जमाने में अच्छे कॉलेजेस में कट ऑफ कुछ कम रहती होगी, हमारे जमाने में भी कट ऑफ वो और ऊंची हो गई, और आजकल तो कई कॉलेजेस की कट ऑफ 95% के ऊपर जाती है। एडमिशन के लिए इतने नंबर तो चाहिए, तो 92% लाने वाला बच्चा भी घबरा जाता होगा, उसके मन में तनाव रहता होगा कि अगर 92% से ऊपर नहीं आए या 95 से ऊपर नहीं आए तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चों में तनाव रहता होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है। ये आजकल इस तरह, हम जिस समय जो शिक्षा प्रणाली से हम गुजरे हैं उस समय ऐसा होता था कि अगर मोहल्ले में किसी का बच्चे ने 3rd क्लास पास हो गया तो वहां पूरे मोहल्ले में शोर हुआ करता था कि हमारे बच्चे ने परीक्षा पास कर ली है। लेकिन अब थोड़े समय बदला है, और समय बदलने के साथ साथ अब बच्चों में ये घबराहट रहती है कि हमारे 90% या 95% नहीं बने तो हम किसी काम के नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों को इस तरह घबराना नहीं चाहिए। एक परीक्षा जो होती है वो एक मूल्यांकन होता है। अन्य जो कार्य हमारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनमें सफल नहीं हो। और अब ये देखने में आया है कि बच्चों का केवल ये नहीं पूछते कि आप पास हुए, ये पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है। और इसी चक्कर में ही चीजें रहती हैं। हमारे साथ माइंड एक्सपर्ट हैं अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी बताइए, मैं अगला सवाल क्या पूछने वाला हूं? आसिफ जी आप ही बता दीजिए। ठीक है अर्चना जी, मेरा एक तो मुझे अभी मैं फिर से नंबर याद दिलाता हूं बच्चों को। हमारा नंबर है 8178999182। आप इस पर हमें कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अर्चना मैम, मैं आपसे दरअसल ये पूछना चाहता हूं कि हम ये जानते हैं
कि ये सोशल मीडिया, ये रील्स, इन पर घंटों वक्त गुजारना एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात खुद बच्चे भी जानते हैं। लेकिन एक बच्चा घंटों बैठकर रील्स देख सकता है, लेकिन अपना ही सिलेबस वो आधा घंटा उससे ऊपर दे ही नहीं पाता, या वो पढ़ने का मन नहीं करता है। ये माइंड ऐसा खेल क्यों खेलता है? आसिफ जी, एक्चुअली क्या होता है, हम रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा एक्चुअली एंटरटेनमेंट हो रहा है। और ब्रेन में क्या होता है, जब इस तरह का एंटरटेनमेंट होता है तो हमें डोपामीन मिलता है। इट्स अ डोपामीन इफेक्ट, जो कि डोपामीन मींस इट्स अ फील गुड फैक्टर। आप जब अपने सब्जेक्ट्स लेते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने बैठते हैं, तो आपको वो डोपामीन नहीं मिल रहा है उसको पढ़ने से, उल्टा कई बार उसमें आपको स्ट्रेस आने लगता है। तो ये बहुत बड़ा एक केमिकल डिफरेंस है। जैसे आपने कहा कि बच्चे जानते हैं नहीं हमें सोशल मीडिया पे इतना टाइम निकालना चाहिए, फिर भी निकाल रहे हैं। तो जानने से नहीं हो रहा है कुछ, एक्चुअली उनका कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। इट्स ऑल द केमिकल, इट्स ऑल द हार्मोनल गेम दैट इज उनके जो ब्रेन में हो रहा है। अब जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस, क्योंकि उनके पास कंपटीशन है, वो उनको पेरेंटल एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है, फिर उनको डर भी है कि अगर हम नहीं स्कोर कर पाए तो क्या हो रहा है। तो अब बहुत अंतर है दोनों चीजों में। यही रीजन है कि एक चीज को वो एंजॉय करते हैं और एक को वो नहीं करते हैं। हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अर्चना मैम, आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए बोरिंग है, ये एंटरटेनिंग नहीं है, हमें इसे बदलना चाहिए? हालांकि बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी भी शायद हमारी शिक्षा पद्धति में ही बहुत कुछ नया किया जाना है? हम सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखते हैं जहां बच्चों को बड़ी प्लेफुल एक्टिविटीज के साथ उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, वो अपने यहाँ क्यों नहीं है? जी बिल्कुल आसिफ जी, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। हमें चेंज की जरूरत है, चेंजेस हो रहे हैं, पर अभी और बड़े लेवल पे जरूरत है। कारण क्या है कि बोरिंगनेस जो है ना, बोर होता है बच्चा किताबें पढ़ने से। एक टीचर आता है स्कूल में, टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है वो कैसे पढ़ा रहा है। तो अगर हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाएं, नाउ 5 सेंसेस मीन जहां पर आपके पास विजुअल्स भी हैं, जहां पर आपके पास ऑडिटरी भी है, जहां पर आपके पास फीलिंग्स है, आपके पास स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, हर चीज आपकी लर्निंग के ऊपर इफेक्ट डालती है, आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो अब जो चेंजेस हमें चाहिए, जैसे एक मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी हर कोर्स में आ जानी चाहिए, बहुत जरूरी है आसिफ जी। चाहे रिलेशनशिप्स हो या लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स हो, लोग जानते ही नहीं है कि डील कैसे करना है, क्योंकि हम तो कभी टेक्निकल सब्जेक्ट से बाहर ही नहीं आ पाए। मैं खुद एमटेक हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और मैं जब ये सब कर लिया, उसके बाद जब हमने कॉर्पोरेट फेस किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस किया, तो पता चला ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। अच्छा पढ़ना तो सिखा दिया, अच्छा बोलना सिखा दिया, अच्छे से खेलना सिखा दिया, पर अच्छे से सोचना तो किसी ने भी नहीं सिखाया। तो मुझे लगता है अभी भी वाकई बहुत जरूरत है। हम चाहे नींद पर बात करें, हम चाहे स्ट्रेस पे बात करें, हमारे करिकुलम में चेंज तो आना मैंडेटरी है। नहीं, ये बात मैं अर्चना जी हमेशा से कहता हूं कि हमारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एजुकेशन, और ये जो तीसरी चीज आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एजुकेशन, ये हमारे एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे की। जितेंद्र सर, आज के बच्चे तो फिर भी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हैं, अपनी बात बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा देते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो या बाकी चीजें हो। आज की जो पीढ़ी है, आपके जमाने में ये बड़ा थोड़ा सा वैसा रहता था पुराने वक्त में। एक तो सर मैं बार बार ऐसे कह रहा हूं, आपको लगेगा मैं बूढ़ा बोल रहा हूं, आपको ऐसा नहीं है सर, लेकिन जानना चाहता हूं मैं कि उस वक्त बच्चे बड़े इंट्रोवर्ट रहते थे, पिता से घबराना, चाचा से घबराना, मास्टर जी आते थे तो घबराना। तो उस वक्त आप कैसे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करते थे? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी है कि जब पुराने समय में, या ये कह लें आज से 20 साल पहले भी देखें, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पुराना तौर तरीका था, वो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज आया। उस समय अगर टीचर ने ये कहा है कि नहीं इतना वर्क करके लाना, तो हम बात मानते थे। लेकिन आजकल के बच्चा क्लास में हमने ये देखा है कि उनको किसी भी स्थिति में कोई भी काम दें, और खासकर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, हमारे सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चे आते हैं, या तो जिनके माता पिता कहीं काम पे जाते हैं या मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में आते हैं। तो या तो उन्होंने, उनके माता पिता को टाइम नहीं मिलता कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या देखा है, होमवर्क नहीं करना, ये सारी चीजें हैं। और हमने पनिशमेंट तो इस समय हम दे ही नहीं सकते हैं। पुराने समय में ऐसा था कि
पेरेंट्स भी ये कहता था कि सर ऐसा है कि आपको जिस तरह से वर्क कराना है, जिस तरह से अरे सर साफ साफ कहिए ना, सब जानते हैं हम, हमारे पापा मम्मी तो यही कहते थे कि बक्कल उतार देना इसका, बक्कल मतलब खाल, जी 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 हमारे सामने जी जी कहते जी थे। जी जी। लेकिन अब आप किसी भी बच्चे को डरा नहीं सकते, मार नहीं सकते हैं। भले ही बच्चा आपके ऊपर बदतमीजी करे, कुछ भी करे, लेकिन इस तरह की, इसलिए जो है बच्चों में थोड़ा सा पढ़ने की भी की तरफ जो है रुझान कम है कि भाई हमारा को क्या करेगा। नहीं ये बात ठीक है। मैं जरा डॉक्टर सौम्या जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर सौम्या मैम, ये जो एक जो फ्रीनेस आई है ना आजकल के बच्चों में, आपको लगता है कि करियर ऑप्शंस इतने सारे हो गए हैं आजकल? पहले जमाने में या तो आप सरकारी सेवाओं में जाइए, या अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी तो वहां आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, अच्छा आपको सोर्स चाहिए, तगड़ा बैकअप चाहिए। आजकल पढ़ाई से अलग भी कई करियर ऑप्शन आ गए हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप यूट्यूबर बन जाइए, आप कुछ और करिए। उसमें मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई का कुछ बहुत ज्यादा उसमें परसेंटेज मायने रखती है। ये चीज बच्चों के लिए हेल्पफुल हुई है, या उनको ये लोग ये चीजें डाइवर्ट कर रही हैं उनके कोर मोटिव से, उनके प्राइम फोकस से? देखिए, मैं कहूंगी कि ये एक ऐसी चीज है जिसके दो पहलू हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है, पर हाँ, अगर हम ये सोचे कि अगर बच्चे इसको एक शॉर्टकट की तरह देखेंगे कि अरे कि एग्जाम में जैसा भी आए, हमारे पास सोशल मीडिया तो है, कुछ नहीं होगा तो हम सोशल मीडिया से काम कर लेंगे, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। और ठीक बात। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया का करियर है वो हमें बहुत अच्छा लग सकता है, बच्चों को बहुत ऐसा लग सकता है कि वीडियो बनानी है और एडिटिंग करनी है, पर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पहलू होते हैं। और ये भी ध्यान रखने वाला है कि कभी कभी ये सोशल मीडिया का करियर उन पॉपुलेशन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जो अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, जो कुछ और करना चाहते हैं पर उनके पास वो जरिया नहीं है। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच देख के चलना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा सोच कैसे रहा है, वो इस चीज को कैसे व्यू कर रहा है, क्या उसे इस चीज के फायदे और नुकसान दोनों पता है, और तब वो ये कदम ले रहा है। पर ये बात तो है बिल्कुल कि बच्चों के लिए ये एक शॉर्टकट जरिया जरूर दिख सकता है, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और ऐसा दिखाया जाता है। तो इस जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों को सोशल मीडिया भी उसी तरीके से देना चाहिए कि उन्हें ये चीजों का बैलेंस्ड अप्रोच पता रहे। जी, मैं सिमरन जी के पास जा रहा हूं। सिमरन जी, एक सवाल है तो ये सवाल मेरा ही, लेकिन मेरे जैसे कई पेरेंट्स का वो सवाल होगा। अब जैसे मेरा ही बच्चा है, करीब करीब 12 साल का होने वाला है। वो घंटों बैठकर ड्राइंग कर सकता है, वो आर्ट बना सकता है, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ड्राइंग बनाता है। मैं उसकी उम्र में ऐसी वैसी ड्राइंग नहीं बनाता था। मैं उससे जब पूछता हूं कि बेटा बड़ों के क्या करना है, उससे ऐसे तो वो बड़ा सीरियस रहता है, कहता है पापा मुझे एनिमेशन करना है, मुझे आर्ट्स की फील्ड में जाना है। तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में मैं सोचता हूं कि क्या वाकई मैं उसे खुली छूट दे सकता हूं? क्या जो उसका कोर इंटरेस्ट है वो उसी में आगे कामयाब हो पाएगा? जिस पायदान पर मैं उसे देखना चाहता हूं, अपने से 2 कदम आगे वो जा पाएगा या नहीं? मुझे उसको कहना चाहिए कि बेटा ये हॉबी है, इसे हॉबी के तौर पर रखो, अपने पास रखो, लेकिन जो आपकी एकेडमिक्स है उस पर ध्यान दो। ये शायद सवाल बहुत से माता पिता का होगा। फर्क इतना हो सकता है कि मेरा बेटा शायद आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, किसी का बेटा शायद क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड होता होगा, किसी का शायद फैशन में इंटरेस्टेड होता होगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बेटे के इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसे टोक नहीं रहे सबसे पहले तौर पे। तो ये एक अच्छा चीज है। और अभी तो वो 12 साल का ही है, तो धीरे धीरे वो और दुनिया देखेगा, उसे और समझ में आएगा कि उसके पास और क्या क्या ऑप्शंस है। तो हम उसे आप इस तरीके से मोटिवेट जरूर कर सकते हैं कि आपका ये इंटरेस्ट है, आप इसमें और निखार जरूर लाएं, लेकिन साथ में पढ़ाई को भी लेकर चले, ताकि अगर आपका कुछ और इंटरेस्ट है, आपने कुछ और नया टॉपिक पढ़ा जाना, और अगर आपको उस पे काम करना रहा तो आप उसके लिए भी उसको इक्वली सहयोग करेंगे। वरना एनिमेशन तो है ही, और हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है आज के टाइम में, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। तो वो तो अभी 12 साल का है, आगे तो और भी ज्यादा एडवांस्ड रहेगा। मजेदार इसमें बात यह है कि प्रतिदिन उसका गोल बदल जाता है। वो कभी कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, फिर उसे पता लगा सुनीता विलियम्स ऊपर फंस गई थी तो उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो बालक मंच है, बड़ा वो ऐसा होता है, वो इस चीज को हम एंजॉय करते हैं और शायद इस फेज को हमें एंजॉय भी करना चाहिए। और जितने बच्चे हैं उनके लिए एक ही बात जो हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, देखिए मस्त रहिए, कूल रहिए, अपना जो भी रूटीन है उसको फॉलो करते रहिए, और ये लास्ट टाइम की जो पढ़ाई वाला फंडा होता है
ये कोई विशेष लाभ देने वाला है नहीं। इससे नंबर मिले ना मिले, तनाव जरूर मिलता है आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। हमारे साथ ये गेस्ट पैनल था, बहुत खुली चर्चा की हमने, बड़े मजेदार जवाब भी मिले और काम के जवाब भी मिले। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, सिमरन जी, डॉक्टर सौम्या आपका बहुत शुक्रिया, अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र सर आपका विशेष तौर पर शुक्रिया सर, आपने तो कई पीढ़ियों की हमें वो ज्ञान दे दिया, बच्चों के मन में अगर कोई डाउट था तो वो क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। तो जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी हमने कोशिश की थी कि उन सवालों का, उन जो आपकी भी मन में कोई भी क्वेरी है उसका आंसर आपको मिल सके।